हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज बता दो कैसे हैं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज पढ़ते में आपको मजा आ रहा होगा। हम इनकम बेस्ड सवाल कर रहे हैं और अच्छे खासे सवाल चल रहे हैं इनकम पे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं कहानी इससे आगे की। हम्म, करें। गुड, अटैक करते हैं। ओह, एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% घर के किराए पर खर्च करता है। रिमेनिंग इनकम का 16.25% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, ये रिमेनिंग शब्द आ गया, मतलब सक्सेसिव। जबकि वह 4700 रुपए एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। फिर रिमेनिंग इनकम का 15% वह खाने पे, फूड पे खर्च करता है। नाउ ही गिव्स 1480 रुपए टू हिज वाइफ फॉर हर ब्यूटी पार्लर। अब वो अपनी वाइफ को 1480 रुपए देता है घर मुंह पे पेंट करवाने के लिए। एंड ही डिपॉजिट रिमेनिंग 23,000 रुपए इन आईसीआईसी बैंक। और बाकी बचे 23,000 रुपए वो बैंक में डिपॉजिट करा देता है। तो आपसे पूछा है, बताइए उसकी मंथली इनकम क्या है? बोलो। अच्छा राहुल, तो यार ये एक सक्सेसिव सवाल है। मैंने आपसे बोला कि जब अचानक से बीच में परसेंटेज के साथ साथ परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज हो रहा था, रिमेनिंग इनकम शब्द यूज बार बार हो रहा है, लेकिन बीच में परसेंटेज के साथ अचानक से रुपीस आ जाए तो हम क्या लगाएंगे मेरे दोस्तों? चेन मेथड लगाएंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, ऐसे सवालों को हम रिवर्स प्रोसेस से शुरू करेंगे। जैसे ये बताइएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक आदमी अपनी इनकम का 16.66% खर्च करता है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 खर्च कर रहा है। फिर रिमेनिंग इनकम का 16.25% खर्च कर रहा है बच्चों की एजुकेशन पे। ये 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10%, 1/10, और 6.25% 1/16। तो 10 और 16 का एलसीएम आ जाएगा जी 80। 10 × 8 = 80, 16 × 5 = 80, यानी कि 13/80। यानी कि रिमेनिंग इनकम का 13/80 वो खर्च करता है बच्चों की एजुकेशन पे। अब लॉजिकली समझिएगा, ये तो सक्सेसिव खर्च हुआ है ना। एक आदमी ने अपनी इनकम का 1/6 खर्च कर दिया, यानी कि बचा कितना? 6 से 5। फिर रिमेनिंग इनकम का 13/80 खर्च कर दिया बच्चों के एजुकेशन में। बचा कितना? 80 में से 13 खर्च हो गया, तो बचा कितना? 80 में से 67 बचा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से 80 16 बार चला जाएगा जब सक्सेसिव निकालेंगे। तो 16 छिकम 96 रेशियो 67। यानी कि अगर आदमी की इनकम 96 है, अगर आदमी की इनिशियल इनकम 96 यूनिट है, अगर किसी आदमी की इनिशियल इनकम 96 यूनिट है, तो घर पे खर्च करने के बाद, घर के किराए पर और बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 67 यूनिट बचेगा। मैंने इन दोनों के सक्सेसिव परसेंटेज को आपस में कंबाइंड कर लिया और कंबाइंड करने पर आया 96/67। मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट है। अगर कोई आदमी 96 रुपए कमाता है तो वो अपने हाउस रेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्च करने के बाद उसके पॉकेट में 67 बचता है। अब उसके पॉकेट में 67 यूनिट बचा। इस 67 यूनिट में से उसने 4700 रुपए खर्च किया मेरे दोस्तों घर के अपने एंटरटेनमेंट पे। 67 यूनिट में से भी उसने 4700 रुपए अपने एंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया। फिर जो इनकम बची, रिमेनिंग इनकम, अब रिमेनिंग इनकम का 15% उसने खर्च किया फूड पे। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। नया एक्शन आ गया, 3/20 उसने खर्च किया फूड पे। यानी कि मेरे दोस्तों, अब अगर उसकी इनकम 20 है तो उसमें से 3 उसने फूड पे खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 17। यानी कि खाने पर खर्च करने के बाद, भोजन पे खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 17 यूनिट बचे। भोजन पे खर्च करने के बाद उसकी पॉकेट में 17 यूनिट बचे। लेकिन हुआ क्या है? भोजन पे खर्च करने के बाद उसने अपनी वाइफ को बुलाया, यहां कुआ ये 1480 रुपए लो, ये थोड़ा माहौल ठीक करो। तो 1480 रुपए उसने अपनी वाइफ को दिए और 23,000 रुपए उसने बैंक में जमा कराए। अल्टीमेटली 23,000 प्लस 1480 कितना हुआ? 24,480 रुपए बचे होंगे उसके पास। भोजन पे खर्च करने के बाद, खाना खाने के बाद उसके पॉकेट में, कमेंट क्यों नहीं चल रहे, 24,480 रुपए बचे होंगे ना।
प्यारे स्टूडेंट, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई? 1480 रुपए अपनी वाइफ को दिया और 30,000 रुपए मेरे दोस्तों बैंक में जमा कराए, तो 24,480 रुपए बचे होंगे। तो 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 24,480 है। बोलो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? तो ये देखिए, ये दो परसेंटेज सक्सेसिव थी, आपने कंबाइंड कर ली। फिर बची इनकम में से 4700 रुपए खर्च किया, फिर रिमेनिंग में से 15% खर्च किया फूड पे। फूड पे खर्च करने के बाद 24,480 रुपए बचे। 23,000 प्लस 1480, तो 17 यूनिट के लिए 24,480 रुपए। बताओ कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 17 एकम 17, 7 4, 17 चौका 68, कितना बच जाएगा? 6, 17 चौका 68, 1440 गुना है सर। तो ये भी 1440 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 28,800 रुपए। 288 के आगे 2 जीरो, 28,800 रुपए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, बेहतरीन सवाल है। चलिए, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी आदमी की इनकम 96 यूनिट है तो खर्च करने के बाद उस पे किराए पर अपने बच्चों के एजुकेशन पे 67 बचा। फिर उसने 4700 रुपए खर्च किया एंटरटेनमेंट पे। 4700 रुपए खर्च करने के बावजूद भी उसकी पॉकेट में 28,800 बचे हैं, और इस 28,800 का 15% उसने खाने पे खर्च किया, फिर 24,480 बचे। इस 24,480 में से 1480 अपनी बीवी को दिया और बचा 23,000 बैंक में डिपॉजिट कराया। ऐसे हुआ है, यानी कि 67 यूनिट में से भी 4700 रुपए खर्च करने के बाद 28,800 रुपए उसके पास बचे हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहां उसके पास कितने पैसे होंगे? 28,800 से 4700 रुपए फालतू करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 800 और 715 हो जाएगा 29,500, और 400 करूंगा 33,500 रुपए मेरे दोस्तों। यानी कि 33,500 रुपए मेरे दोस्तों उसके पास रहे होंगे। यहां पे 33,500 रुपए में से 4700 का एंटरटेनमेंट किया और 28,800 रुपए बचे, उसमें से 15% उसने खाने पीने पे खर्च किया। तो 67 यूनिट की वैल्यू 2000 1800, 67 किलो 33,500 कितने गुना है? 500 गुना। लाइव प्लस वीओडी है ना? और क्या, एक क्लास ले लेंगे ना? ये सब क्या बाल है? ना ना, 1800। हम्म, तो 67 यूनिट चलो 33,500 रुपए है। कितने गुना है? 500 गुना मेरे प्यारे बच्चों। तो आदमी की ओरिजिनल इनकम पूछे, 96 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, तो ये भी कितने गुना होगी? 500 गुना। 96 का 500 गुना करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा? 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज। और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? 500 गुना 24,480 कहां से लिए? नितिन सवाल को पढ़िए, सवाल में दिया हुआ है 1480 रुपए वाइफ को देने के बाद भी 23,000 रुपए बैंक में जमा करा रहा है, यानी कि उसके भोजन पे खर्च करने के बाद उसके 23,000 प्लस 1480, 24,480 रुपए होंगे। दोनों को जोड़ा है। शिवम कब से क्या बोल रहे हैं? ए ऑप्शन, वेरी गुड शिवम। नहीं गोविंदा, दिस रेशियो इज डिफरेंट, दिस रेशियो इज डिफरेंट, वी कांट हैव ए रिलेशन बिटवीन देम। प्री में नहीं आएगा ऐसा लेवल, प्री में आसान सवाल आता है, हालांकि प्री में भी आजकल खतरनाक आने लगा है। ये बताइए, एक और सवाल करेंगे दोस्तों इस टाइप का, कौन करने की क्षमता रखेगा मेरे प्यारे भाई? मजेदार सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल होंगे। विकास इन्वेस्ट 36% ऑफ हिज इनकम ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ। विकास अपनी इनकम का 36% अपने माता पिता की हेल्थ पे इन्वेस्ट करता है, खर्च कर रहा है। अब बची हुई इनकम का 15,240 जो है वो एजुकेशन पे खर्च करता है। He spends 18.18% of left amount on food.
बची हुई राशि का 18.18% उसने भोजन पे खर्च किया। नाउ ही हैज 30% ऑफ द अमाउंट दैट ही हैड स्पेंड ऑन हिज पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज। अब उसके पास जो अमाउंट बचा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अब उसके पास जो अमाउंट बचा है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? जो उसने अपने पेरेंट के हेल्थ इश्यूज पे खर्च किया ना, उसका 30% उसके पास बचा है। ओके, तो आपसे पूछा है विकास की इनकम बताइए, विकास की इनकम क्या है? भाई जैसे करना चाहो बताओ, वैसे कर सकते, 100 मान के कर लो, जब परसेंटेज से इच्छा आपकी है। जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 9/25। 1/25 4%, ये 9 गुना है तो 9/25। विकास अपनी इनकम का 9/25 खर्च कर रहा है अपने माता पिता की हेल्थ पे। इसका मतलब हुआ कि जैसे विकास की इनकम 25 है, तो 25 में मम्मी पापा की हेल्थ पे जो खर्च हो रहा है, मम्मी पापा की हेल्थ पे वो 9 रुपए खर्च हो रहा है, यानी कि उसके पास बचा कितना है? 16। 25 इनकम है तो 9 हेल्थ में खर्च हो गया, बचा कितना? 16। अब जो रिमेनिंग इनकम है, जो बची हुई तनख्वाह है, रिमेनिंग इनकम का 15,240 रुपए मेरे दोस्तों, वो उसने खर्च किया अपनी एजुकेशन पे। 15,240 रुपए उसने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया। क्लियर है? अब जो इनकम बची, तीसरा एक्शन है, अब जो रिमेनिंग इनकम बची, रिमेनिंग इनकम का 18.18%, 18.18% कितना होता है? 2/11 उसने खर्च किया खाने पीने पे, फूड पे। यानी कि अगर अब उसके पास 11 बचे हैं तो 11 में से भी उसने 2 खर्च कर दिया फूड पे, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 9। तो फाइनली उसके पास अमाउंट बचा 9। यहां 2 अलग अलग रेशियो दिखाई दे रहे हैं, 3 अलग अलग खर्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, सक्सेसिव खर्चे हैं, लेकिन इस रेशियो में और इस रेशियो में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप इस सवाल को रिवर्स सॉल्व करेंगे, अगर रिलेशन बन जाए तो बात ही कुछ और। सवाल में रिलेशन के लिए एक लाइन दे रखी कि अब उसके पास जो पैसा बचा है, वो जो उसने अपने पेरेंट के हेल्थ इश्यूज पे खर्च कराया, उसका 30% बचा उसके पास पैसा। नाउ ही हैज 30% ऑफ मनी दैट ही स्पेंट ऑन पेरेंट्स हेल्थ इश्यूज। तो मम्मी पापा की हेल्थ पर उसने कितना खर्च करा है? 9। तो 9 का 30% यानी कि 2.7। अब उसके पास 2.7 यूनिट पैसा होना चाहिए। कितना? 2.7। लेकिन सवाल में तो उसके पास बचा है 9। तो इस 9 को 2.7 बनाने के लिए बच्चों, इस 9 को 2.7 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को किससे गुणा कर देंगे? इस पूरे रेशियो को 0.3 से गुणा कर देते, 0.3 से। 11 को गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 11 को जब अपन लोग गुणा करेंगे किससे? 0.3 से, तो 3.3 हो जाएगा। जब 9 को गुणा करेंगे तो 2.7। 11 रेशियो 9 को अपन लोग 3.3 रेशियो 2.7 भी तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फाइनली उसके पास 2.7 यूनिट बचा। वेरी गुड, कितने गोरे बालक निकले हमारे पढ़ने वाले। भाई 25 इनकम थी विकास की, 9 खर्च कर दिया हेल्थ इश्यूज पे मम्मी पापा के, बचा 16। 16 यूनिट में से 15,240 एजुकेशन पे खर्च करा, बची इनकम में से कितना? 18.18% फूड पे। अब जो पैसा बचा वो हेल्थ इश्यूज का 30% होना चाहिए, 2.7। फाइनली 2.7 करने के लिए इस पूरे रेशियो को 0.3 से गुणा कर दी। नाउ नो 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 नो, आपसे पूछा इनिशियल इनकम, बड़ा सिंपल सवाल हो गया अब सरल। जैसे इनकम 25 थी, 25 से घट के रहेगी 16। 16 यूनिट में से 15,240 रुपए खर्च करने के बाद इनकम हो गई, अब ये दोनों रेशियो आपस में रिलेटेड है, 3.3। कितनी होगी? 3.3। 16 यूनिट में से 15,240 रुपए खर्च करने के बाद अगर इनकम 3.3 रह जाती है, 16 से 3.3 रह जाते, तो खर्च कितना हुआ है? तो आपका जवाब होगा सर खर्च हुआ है 12.7, 12.7 खर्च हुआ है। 12 3 15, 0.3.71 खर्च हुआ 12.7, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग खर्च हुआ कितना है? 15,240 रुपए। तो दिस शुड बी द सेम। क्लियर है? बताओ कितने गुना है? अमित अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप जाके दोबारा से परसेंटेज की कौन सी शीट देखनी है आपको? सेकंड शीट देखो, ठीक है ना। 16, अगर किसी आदमी की इनकम 16 यूनिट है, 16 यूनिट में से 15,240 रुपए खर्च करोगे तो 3.3 बच रहा है। तो एक्चुअली खर्च कितना हुआ है 16 से 3.3 होने में? 12.7, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग खर्च हुआ 15,240 रुपए। कितने गुना है ये? जवाब दीजिए भाई, कितने गुना है?
डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों। 127 एकम 127 जाएगा, कितना बचेगा 25। 127 दूनी 254 हो जाएगा, तो ये मेरे दोस्तों कितना 1200 गुना 1200 टाइम्स है, तो एक की वैल्यू 1200 है। तो विकास की इनिशियल इनकम पूछे यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25 का 1200 गुना यानी कि 30,000 रुपए। 30,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। लैंग्वेज पढ़ो राहुल सवाल की। आप इस सवाल की लैंग्वेज को 5-10 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। गणित के साथ साथ भाषा भी आपके लिए एक समस्या है बच्चों। नहीं, इतना ही करना पड़ेगा कपिल, कैसे भी करो। शिवा मैं कितनी बार बोल चुका कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगेगा, कैसे पता लगाते, पर तुम कभी सुनते ही नहीं। आप इतने औंगड़ और गधा मंदबुद्धि सड़ी बुद्धि कचरा, जो गंदी गंदी गाली देना चाहता हूं मैं तुमको दे नहीं सकता, टीचर हूं। आप केवल बोर्ड पे देखते हैं, मैं शब्द बोलता हूं उनको सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? एक ही लाइन का सवाल है, एक ही लाइन में समाप्त हो गया। आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, इतना बड़ी लैंग्वेज है, एक ही लाइन में तो सॉल्व हो रहा है, कुछ करना थोड़ा ना है। ये इसके बराबर, ये इसका, ये इसका, ये इसका, सड़ी बुद्धि गधा। घर से पढ़ के लाते हैं नहीं, मुंह उठा के आ जाते क्लास में। अगला सवाल करो, सवाल नंबर 38। जो चीज पहले पढ़ा रखी है बच्चों को पता ही नहीं है सर क्या हुआ है। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल बहुत ही सरल है, सारा खेल लैंग्वेज का है, सवाल में कुछ भी नहीं है। इस सवाल में ये बताओ, जिसको लैंग्वेज समझ में आ गई वो सवाल कर लेगा। एस प्रभात वॉज बाइंग ए बुक टू गिफ्ट टू हिज फ्रेंड, ही फर्स्ट पेड द शॉपकीपर 60% ऑफ द मनी दैट ही हैड विद हिम। प्रभात अपने दोस्त को गिफ्ट देने के लिए एक बुक खरीद रहा था। उसने पहले शॉपकीपर को 60% पे किया, पैसा जितने उसके पास है। प्रभात के पॉकेट में जितना पैसा है उसने शॉपकीपर को उसका 60% पे कर दिया। हाउ एवर ही इमीडिएटली रियलाइज्ड, उसने तुरंत ही रियलाइज किया, द अमाउंट ही पेड वॉज ओनली 80% ऑफ द प्राइस ऑफ बुक। उसने तुरंत ही रियलाइज किया कि जो उसने अमाउंट पे किया है वो तो केवल बुक के प्राइस का 80% ही है। ठीक है, सो ही फर्दर ऑफर्ड 55% ऑफ द रिमेनिंग मनी विद हिम टू शॉपकीपर। अब उसने क्या किया, जो उसके पास पैसा बाकी था ना, उसका 55% शॉपकीपर को और दिया। एंड रिसीव्ड ₹56 चॉकलेट इन रिटर्न एज चेंज अलोंग विद द बुक। और साथ में उसने 56 रुपए की एक चॉकलेट भी ली किताब के साथ साथ। व्हाट द अमाउंट लेफ्ट विद प्रभात आफ्टर ही बॉट द बुक। तो किताब खरीदने के पास उसके पास अब कितनी धनराशि बची है, करो। हाँ। सवाल में डाटा बहुत आसान है, ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, किसी टाइप को फॉलो नहीं करता, चल चला चल मेरे भाई, ठीक है ना। तो हम इस सवाल को 100 मान के आसानी से कर लेंगे मेरे दोस्तों। जैसे प्रभात के पास 100 रुपए, प्रभात के पास 100 यूनिट है और वो अपने दोस्त को जो है बुक गिफ्ट करने के लिए गया दुकान पे, 100 यूनिट है उसके पास। उसने क्या किया, दुकानदार को 60%, 100 का 60% कितना होता है 60, उसने दुकानदार को 60 यूनिट दे दिए। कितने दे दिए उसने दुकानदार को, 60 दे दिए। लेकिन उसने ये रियलाइज किया, यार जो मैंने पैसा दुकानदार को दिया वो तो बुक की कीमत का 80% ही है। मैंने दुकानदार को 60 रुपए दिए तो बुक की कीमत का 80% ही है, यानी कि बुक की कीमत का 80% 60 है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5,
यानी कि अगर किसी बुक की कीमत 5 यूनिट है तो मैंने केवल 4 ही दिया है, 4 ही दिया है। 4 की वैल्यू सवाल में 60 दे रखी है, कितना दिया आपने 60, तो 5 की वैल्यू 75। बुक की कीमत 75 यूनिट है। प्रभात के पास 100 थे, उसने दुकानदार को 60% 60 रुपए दिए, लेकिन देखा कि यार जो बुक की मैंने जो दुकानदार को पैसा पे किया वो तो बुक की कीमत का केवल 80% है, यानी कि बुक 75 की है, 75 की बुक है, बुक का प्राइस जो वो 75 है, 75 का 80% होता है 60। हाँ हिमांशु, क्लियर? आप बोलोगे जी सर बुक का प्राइस 75, समझ में आया। अब दुकानदार के पास तो 60 रुपए के, दुकानदार बोलेगा और पैसा निकालो, तो अब क्या करा प्रभात ने, उसके पास जो पैसा बचा उसका 55% दुकानदार को और दे दिया। 100 में से 60 तो पहले दे चुका है, बचा कितना है प्रभात के पास, 40 बचा है कि नहीं। 100 में से 60 तो दुकानदार को पहले ही दे दिया, बचा कितना है 40। इस 40 का 55%, 40 का 55% कितना होता है, या 55 का 40% बोलो, बात तो एक ही है, यानी कि 22। यानी कि अब उसने दुकानदार को 22 और दिए, 60 तो पहले ही दे चुका है, 22 रुपए और दी दुकानदार को। तो अब दुकानदार के पास टोटल कितना पैसा पहुंच गया, 82। अब दुकानदार के पास 82 यूनिट पैसा पहुंच गया, 82 82 पहुंच गया। बुक तो 75 की ही थी, बुक का प्राइस कितना था 75, बुक का प्राइस कितना था 75, दुकानदार को प्रभात ने कितना दे दिया, 82 दे दिया, तो दुकानदार के पास 7 यूनिट एक्स्ट्रा आ गया ना, 7। 75 की किताब थी, दुकानदार के पॉकेट में 82 रुपीज आ गए, यानी कि 7 एक्स्ट्रा आ गया, 7 एक्स्ट्रा। इसी एक्स्ट्रा के एवज में दुकानदार ने प्रभात को एक चॉकलेट दे दी है 56 रुपए की, तो सवाल में 7 की वैल्यू 56 रुपए दी है, बुक भी दी 75 की और प्लस बाकी का चॉकलेट दी, तो 7 की वैल्यू 56 रुपए है, यानी कि 8 गुना, 1 की वैल्यू 8। अब यह पूछा है कि बुक खरीदने के पास प्रभात के पास कितना पैसा बचा। प्रभात के पास 100 थे, 82 दुकानदार को वो दे चुका है, तो अल्टीमेटली अब प्रभात के पास 18 यूनिट बचा, 18। 100 में से 82 घटाओ, 18 यूनिट बचा है, 18 का 8 गुना मेरे दोस्तों कितना होता है, 144 रुपए। यानी कि अब प्रभात के उसकी पॉकेट में 144 रुपए हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पवन एक लड़का है, बस एक ही कमेंट कर रहा, रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो। पवन मैं तुमको यहां से गायब कर देता हूं, अब जिंदगी भर रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड ही देखते रहना, सड़ी बुद्धि, रिकॉर्डेड वीडियो। वीडियो अगर रिकॉर्डेड भी है नहीं, अगर है भी तो भी चुपचाप पढ़ना है, मुंह पे ताला लगा के, सड़ी बुद्धि, बिना कुछ बोले। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि जैसे एक बुक का प्राइस 100 है ना, एक बुक का प्राइस जो है, प्रभात अपने दोस्त को गिफ्ट करने के लिए एक बुक खरीदने गया, ठीक है ना, तो उसने दुकानदार को अपने पास जो पैसा है उसका 60% पे किया। जैसे प्रभात के पास 100 रुपए, कितने रुपए प्रभात के पास, 100 रुपए या 100 यूनिट, 100 है, दुकानदार को पे कर दिया उसने 60। अब उसको ये रियलाइज हुआ कि यार जो मैंने पैसा पे किया वो तो बुक की कीमत का 80% है, सवाल पढ़ो, बुक की कीमत का 80% ही है, बुक की कीमत का 80% ही पे किया है प्रभात ने 60 रुपए, तो अगर 80% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 75। बुक के प्राइस का 80% 60 है, तो बुक के प्राइस का 100% यानी कि खुद बुक का प्राइस कितना है, 75। बुक 75 की है। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्रभात ने तो 60 ही पे करे, बुक तो 75 की है, तो प्रभात ने क्या किया, अब उसके पास जो पैसा बचा उसका 55% और पे किया। पैसा बचा कितना है, 40,
100 में से 60 पहले ही दे चुका है। 40 का 55% दुकानदार को 22 और दिया, तो दुकानदार के पास पैसा चला गया 82। बुक 75 की थी, 7 यूनिट एक्स्ट्रा चला गया। तो इस 7 यूनिट के लिए दुकानदार ने चॉकलेट दे दी, खुले नहीं थे। 7 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 8। प्रभात के पास कितना पैसा बचा? 100 में से 82 तो दुकानदार को दे चुका है, 18 बचा। 18 की वैल्यू 144 रुपए। ठीक है भाई। 9 का मल्टीपल को कि जो भी पैसा प्रभात के पास बचा है वो 18 यूनिट है। 18 यूनिट मतलब आप डायरेक्ट 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, एक ही ऑप्शन था, ऐसे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ही बताइए, सवाल नंबर है 39। ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। आजकल ये सवाल फैशन में, आप रिसेंट 2 साल के सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, तो आपको 10-12 सवाल ऐसे मिल जाएंगे सेम लैंग्वेज के साथ। एक सवाल मैं करा रहा हूं मेरे दोस्तों, 2 सवाल मैंने ऐसे ले लिए हैं। ये बताइए, सवाल नंबर 39 प्री के पेपर का सवाल है, खतरनाक सवाल है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है, लैंग्वेज का खेल है सारा। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वॉज 50,000 रुपए। एक आदमी की जो मासिक तनख्वाह है वो 50,000 रुपए मंथली सैलरी। ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस टी एंड फिलैंथ्रोपी पी। एक आदमी की तनख्वाह 50,000 रुपए, वो 3 चीजों पे खर्च करता है। एक तो वो खर्च कर रहा है अपने पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई, दूसरा वो टैक्स पे कर रहा है टी, और तीसरा वो खर्च कर रहा है मेरे दोस्तों समाज सेवा में पी। 3 चीजों में खर्च कर रहा है। ई वॉज 50% ऑफ द इनकम। ई जो है इनकम का 50% है, टी जो है ई का 20% है, और पी जो है मेरे दोस्तों टी का 15% है। When its salary got raised by 40%, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ जाती है, he maintained the percentage level of, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, उसकी सैलरी जब 40% बढ़ जाती है तो उसने ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन करा, ई के परसेंटेज को चेंज नहीं किया। बट टी बिकम 30% ऑफ ई, पी बिकम 20% ऑफ टी। बाई वॉट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग्स मोर और लेस देन द अर्लियर सेविंग्स। ये पूछा है कि नई सेविंग जो है वो पुरानी सेविंग से कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम है। क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस सवाल को, सारा खेल लैंग्वेज का है। देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, इस सवाल में परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज के बारे में पूछा है। इस सवाल में एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है। फिर लोग जाकर रिवीजन करो एक बार, ठीक है भाई। एग्जैक्ट डाटा की कोई जरूरत नहीं है 50,000 की। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको केवल फर्जी कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि बच्चे इसमें उलझे रहे कि परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज की जरूरत है। वेरी गुड, भारती ने सबसे पहला आंसर दे भी दिया। सीखो कुछ सड़ी बुद्धि, लड़की आंसर निकाल ले रही है। अगर गधो, रिक्शा चलाने लगो तुम। जैसे एक आदमी की इनकम मैंने मान ली 100, मैंने इनकम कितनी मान ली 100। अब बहुत प्यार से, केवल सॉल्यूशन को मत देखो भाई, हाथ जोड़ के विनती है, सवाल भी पढ़ा करो साथ साथ। पी का सवाल है, हाँ अंजलि। देखो लेवल वेवल कुछ नहीं होता, कोई भी सवाल कभी भी और कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। 100 मैंने मान लिया भाई किसी आदमी की इनकम 100 है, वो 3 चीजों पे खर्च कर रहा है, एक तो पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस, एक टैक्स टी, और फिर फिलैंथ्रोपी परोपकार पी। और बाकी जो है मेरे दोस्तों वो उसकी सेविंग्स है, बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है। अब ध्यान से सुनिएगा भाई, मैंने मान लिया एक आदमी की इनकम 100 है, तो मेरे दोस्तों ई वॉच 50% ऑफ इनकम। ये जो ई है ये इनकम का 50% है। मैंने आदमी की इनकम को कितना मान लिया? 100। तो ई जो है मेरे दोस्तों, उसका जो पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई है वो इनकम का 50% है। 100 का 50% कितना होता है? 50। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद टी वॉच 20% ऑफ ई। टी जो है वो ई का 20% है, ई है 50। 50 का 20% कितना होता है? 10। तो टी कितना है मेरे दोस्तों? 10। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद पी वॉच 15% ऑफ टी। पी जो है टी का 15% है, 10। 10 का 15% कितना होता है? 1.5। अब बोलोगे जी सर
बचा क्या है मेरे दोस्तों? सेविंग। अगर इनकम 100 है, 100 में से 50, 10, 60 खर्च हो गया, ये 1.5, तो कितना बचा? 38.5 बचा सेविंग। अब उसकी सेविंग होगी 38.5। क्या इसमें कोई तकलीफ है दोस्त? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब अब क्या हुआ? वेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ती है, सैलरी उसकी 100 थी, 100 को 40% बढ़ाओगे, अब उसकी सैलरी होगी 140। अब उसकी सैलरी 140 होगी, सवालों को ढंग से पढ़ेगा। सैलरी होगी 140, 140 सैलरी में से अब क्या हुआ मेरे दोस्तों? ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया, मतलब उसने ई में कोई चेंज नहीं किया। ई क्या था? ई जो था वो उसकी इनकम का 50% था। ई वॉज 50% ऑफ इनकम। आज भी ई जो है इनकम का 50% ही है, चेंज नहीं किया गया परसेंटेज लेवल, है ना। आज भी ई इनकम का 50% ही है। तो 140 इनकम है, 140 का 50% कितना होता है? 70। यानी कि मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 70। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो ई जो है इनकम का 50% ही मेंटेन करा उसने, 70, इनकम 70 है। अब देखो टी जो है ई का 30%, टी बिकम 30% ऑफ टी, टी जो है ई का 30% हो जाता है। 70 का 30% कितना होता है? 21। टी हो गया 21, एंड पी बिकम 20% ऑफ टी, और पी जो है टी का 20% हो गया। तो टी है 21, 21 का 20% कितना होता है? 20% का मतलब 0.2 से गुणा कर दो, 4.2, तो पी हो गया 4.2। अरे भाई कोई तकलीफ है? तो अब जो बचा वो क्या है? सेविंग। तो 140 में से घटा लो ये, 70 तो ये चला गया, 21 4 25.2, 70 में से 25.2 घटाना है आपको। तो पहले 70 में से 25 घटाइए मेरे दोस्तों आप, कितना? 45। ठीक है भाई। फिर 0.2 और घटाएंगे तो 0.8, तो 44.8। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? अब भी नहीं समझ में आए तो माथे पर गधा का स्टिकर लगा लो, ठीक है ना, लोगों को समझने में आसानी रहेगी, गधा जा रहा है कोई। 44 और 4 48, और 21 कितना हो जाएगा? 69, और 0.2 और 0.8 कितना हो जाएगा? 1। 70 70 140, घटाना है, साड़ी बुद्धि घटा के निकाल लोगे। तो अब सेविंग है 44.8। आपसे यही पूछा है कि नई सेविंग पुरानी सेविंग से कितने परसेंटेज कम या ज्यादा है। तो पहले सेविंग कितनी थी? 38.5। समझना, सुनना बात को। अब सेविंग है 44.8। तो जाहिर सी बात है जो नई सेविंग है वो पुरानी सेविंग से बढ़ गई है। तो लेस वाले ऑप्शन तो दोस्तों हो ही नहीं सकते दोस्तों। नई सेविंग तो पुरानी सेविंग से इंक्रीज हो गई है, तो लेस वाले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, हट गए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अब दो ऑप्शन बचे, और वो भी काफी दूर दूर है, तो हम इसको अंदाजे से देख लेंगे। भाई 38.5 से 44.8 हुई, तो सेविंग बढ़ी कितनी है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जी 38 और 6 44, 6.3 सेविंग बढ़ी है, 6.3। बोलो क्लियर है? अब बताओ ये कितना परसेंट हुआ? अगर 38.5 का एक 10% से छोटा, एक 10% से बड़ा है, 38.5 का 10% निकालूंगा तो 3.85 सेविंग बढ़नी चाहिए, ये 6.3 बढ़ी है, यानी कि आंसर 10% से ज्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा डी। तो जो नई सेविंग है वो पुरानी सेविंग से 16.4% एक्स्ट्रा है। क्लियर है? बिकॉज दिस इज मोर देन 10% ऑफ, if this is 100% then this is more than 10%, only one option is available। ऐसे करना है। सॉल्व मत करने बैठना दिनेश की तरह कि 6.3 बटे 38.5 गुणा 100%। क्लियर? ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? कर लेंगे। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे दोस्तों ऐसा ही। देखिए
सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, सेम क्वेश्चन, बस इसका डाटा चेंज है। ये सवाल 2020 के मेंस के पेपर में आया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल इसमें मिल जाएंगे, 5-6 सवाल ऑलरेडी मिल जाएंगे। एक आदमी की मंथली सैलरी 1,60,000 है। वो 3 चीजों पे खर्च कर रहा है, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस पी, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस पी, टैक्स टी और एजुकेशन लोन ई। बाकी जो उसकी है मेरे दोस्तों, बाकी जो वो उसकी सेविंग्स है। ठीक है भाई, तो आपको यहां पे एग्जैक्ट डाटा दिखाई दे रहा है रुपीज में, परसेंटेज नहीं दिख रहा। तो सॉल्व वैसे हो जाएगा भाई। मैंने मान लिया किसी आदमी की इनकम 100 है, मैंने मान लिया किसी आदमी की इनकम 100 है, इनकम 100 है, सवाल में यही 100 की वैल्यू 1,60,000 रुपए दे रखी है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन ना करके 100 पे कर लेता हूं। किसी आदमी की इनकम 100 है, मैंने 1,60,000 रुपए को 100 मान लिया। अब मेरे दोस्तों सवाल में दे रखा है पी वॉज 50% ऑफ इनकम, पी इनकम का 50%, इनकम 100 है, 100 का 50% कितना हुआ 50, पी हो गया 50। उसके बाद ई वॉज 20% ऑफ पी, ई जो है मेरे दोस्तों, ई जो है वो पी का 20% है, 50 का 20% कितना हो जाएगा 10, ये तो 10 है। और टी जो है ई का 15% है, टी जो है मेरे दोस्तों ई का 15%, ई 10 है, 10 का 15% 1.5, टी हो गया 1.5। तो सेविंग कितनी है 100 में से 60 और 1.5 तो खर्चा हो रहा है, तो बचत हो रही है 38.5 की। 100 में से घटा देंगे इन सबको, 38.5 बचेगा। अब क्या हुआ, वेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाई 30%, जब उसकी सैलरी 30% बढ़ती है, सैलरी 100 थी, 100 से 30% बढ़ गई सैलरी, अब सैलरी कितनी होगी 130। जब सैलरी 30% बढ़ती है 130 हो जाती है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ पी, उसने पी के परसेंटेज लेवल को मेंटेन करके रखा, मतलब जितना पहले था आज भी पी उतना ही है। पी इनकम का 50% था, आज भी पी इनकम का 50% ही है। इनकम अब 130 हो गई, 130 का 50% यानी कि आधा, यानी कि मेरे दोस्तों पी है आधा 65। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सवाल अकॉर्डिंग ई बिकम्स 30% ऑफ पी, ई जो है पी का 30% हो गया जी। 65 का 30% कितना होता है, 0.3 से गुणा कर देंगे 19.5। आप बोलोगे जी सर ये हो गया ई। एंड टी बिकम्स 20% ऑफ ई, और टी जो है ई का 20%, 19.5 का 20% कितना होता है, 19.5 का 20% भाई 0.2 से गुणा ही तो करनी है, 19.5 को 0.2 से गुणा करेंगे तो 3.9 हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई अब आप मुझे बताइए अब सेविंग्स कितनी हो गई, जवाब दीजिएगा। अब सेविंग कितनी है बंदे की, 130 में से 65 तो ये चला गया, ये भी 65 ही होना चाहिए। 19 और 3 22 हो गया, और 9 और 5 करेंगे मेरे दोस्तों 1.4, तो ये 23.4। ध्यान सुनेगा, 130 में से 65 तो ये हो गया, तो इन दोनों का सम, इन तीनों का सम 65 होना चाहिए। 19 3 तो 22 हो गया, और ये 0.9 और 0.5 1.4, 23.4। 65 में से 23.4 घटाना है, तो पहले 65 में से 25 ही घटा लो, 40 आ गया, फिर 1.6 और है अभी, तो 41.6, 41.6 से अब सेविंग, तो नई सेविंग्स कितनी है 41.6। इज दैट क्लियर? आप बोलोगे जी सर। परसेंटेज मोर या लेस पूछता, वो तो पिछला सवाल बना दिया। अब कई सवाल पेपर में आ रखे, किसी में परसेंटेज पूछ लिया, किसी में इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया, किसी में इन दोनों का सम पूछ लिया, किसी में नई सेविंग पूछ ली, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। अब सेविंग है 41.6, कैसे आया, इसमें से खर्चा घटा दो, ये आ रहा है। घटाना जानते हो ना, लॉजिकली घटाना होता है। आपसे पूछा दोनों बचतों का योग, सम ऑफ टू सेविंग, इन दोनों सेविंग्स का सम बताना है भाई, ये वाली सेविंग और ये वाली सेविंग, इन दोनों का सम आपको बताना है। आप बोलोगे जी सर हम बिल्कुल बताएंगे, ओढ़ ओढ़ के। कितना आ रहा है सम भाई, 8 और 1 9 और 4 3 7, 79 हो रहा है मेरे दोस्तों। लेकिन 1.1 भी ऐड करेंगे मेरे दोस्तों तो 80.1, दोनों सेविंग का सम है 80.1 यूनिट। बात क्लियर है?
38 और 41 कितना, 79 में 1.1 ऐड करेंगे तो 80.1। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, 100 यूनिट सैलरी थी, इसकी वैल्यू 1,60,000 दे रखी है। कितने गुना, 1600 गुना। दिस इज 1600 टाइम्स। तो आपसे दोनों सेविंग का सम निकालना रुपए में, तो इसका भी आपको 1600 से गुणा करनी होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक जीरो से एक डेसिमल चला जाएगा, तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आने वाली है, करेक्ट। उसके बाद यूनिट डिजिट भी 6 कम 6 रहेगा, यूनिट 6 रहेगा, एक जीरो आएगी, इसके मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर एक ही ऑप्शन है, बी। 16 अट्ठे 128 आएगा वैसे भी। दो 2020 मेंस का पूछा हुआ एज इट इज क्वेश्चन है, हमने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है बच्चों। हाँ रमन, बताओ। ज्योति क्या हुआ? विशाल वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट का पहले ही आंसर आ गया था, कर लोगे ना दोस्त? इनका डिफरेंस में भी पूछा जा सकता था। हाँ शिवम, कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, तो कैलकुलेशन को कम से कम करना ही हमारा पर्पस है, ठीक है ना? तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे सवाल लिए, चलिए आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन और हैं, फिर नया टाइप शुरू करेंगे, इलेक्शन। ये बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल, उम्दा। कौन करेगा? विशाल, नाम ले तो रहे बेटा, और कैसे नाम लें आपका? हाँ? ये बताइए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्सपेंडिचर ऑन व्हीट ऑफ ए फैमिली इज 28.56% लेस देन राइस। Expenditure on rice is 12.5% less than pulse. If expenditure on wheat, rice and pulse are increased by 9.5%, 17% and 12% respectively, and total expenditure is increased by 540 रुपए, then find total income of family if other than this एक्सपेंडिचर फैमिली सेव्स 500 रुपए। बहुत ही अच्छा सवाल है, लॉजिकली सोचना है। देखिए तीन चीजें हैं, गेहूं, चावल और दाल, व्हीट, राइस और पल्स। व्हीट, राइस और पल्स, है ना? गेहूं, चावल और दाल। और खर्चे के बारे में बोला गया, एक्सपेंडिचर के बारे में सवाल में बोला गया कि किसी घर में गेहूं का खर्च चावल के खर्च से 28.56% कम है। क्या मतलब है इस बात का? 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, 1/7 28.5 14.28%। तो व्हीट का जो खर्च है वो राइस से 2/7 कम है, यानी कि राइस पे अगर 7 रुपए खर्च हो रहा है तो व्हीट पे 2, यानी कि 5। ये रेशियो आ गया व्हीट और राइस पे खर्च का, 5:7। अगला, चावल का जो खर्च है वो दाल के खर्च से 12.5% कम है। पल्स मतलब दाल, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो चावल पे जो खर्च है दाल से 1/8 कम है, यानी कि दाल पे, पल्स पे अगर 8 खर्चा है, पल्स पे अगर आपका खर्चा 8 है, तो चावल पे मेरे दोस्तों खर्चा एक कम 7, और 7 ही दे रखा है। यहां बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रेशियो आ गया, 5:7:8। तो गेहूं, चावल और दाल पे आदमी के खर्चे का रेशियो हुआ क्या? हुआ ये कि गेहूं का खर्च 9.5% बढ़ गया। भाई बढ़ा है कि नहीं खर्च? बताइए। गैस और पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? चावल पे खर्च 17.5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताइए।
जोर से बोलिए। दाल पे खर्च 12.5% बढ़ा, और सवाल में दे रखा है ये केवल खर्चे के बारे में चल रहा है, कुल खर्च 540 रुपए बढ़ा, कुल खर्च। तो क्या आप लोगों में से मुझे कोई ये बता सकता है कि आपको कुल खर्च दे रखा है कि कुल खर्च बढ़ा कितना परसेंट? एनी वन कैन बता मी? बताओ जल्दी से। अगर व्हीट, राइस और पल्स पे खर्चों का रेशियो 5:7:8 है, चावल का खर्च गेहूं का 9.5% बढ़ गया, चावल का 17.5% और दाल पे 12.5% खर्च बढ़ गया, तो मेरे प्यारे भाई सवाल आपसे ये है कि कुल खर्च कितने परसेंट बढ़ा, टोटल आपको निकालना है हिमांशु। दिस इज नॉट सक्सेसिव, दिस इज डेविएशन। प्लस है राइस प्लस व्हीट प्लस राइस प्लस पल्स, तीनों पे निकालना है, तो डेविएशन से हम निकालेंगे। अब तक तो सारे दिमाग में झाड़ू लग चुकी होगी, मैंने समझाया था ये, पर इतना कहां टिकता है, हम गधा आदमी हैं, है ना मेरे दोस्तों। मैंने आपको सिखाया, आप अपनी मर्जी से जो आपको पसंद आए वो मान लीजिए मेरे दोस्तों, जो आपको पसंद आए कोई भी डाटा। भाई मैंने मान लिया कि ओवरऑल खर्च आपका 9.5% बढ़ा है, 9.5%, 9.5% बढ़ा है आपका खर्च। 9.5% से कंपेयर करेंगे, यहां 9.5% बढ़ा है, लेकिन यहां तो 17.5% बढ़ा है, 8% एक्स्ट्रा। अभी कितना एक्स्ट्रा? 8%, तो 7 का 8%, 56% एक्स्ट्रा मेरे दोस्तों। मैंने 9.5% माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। 12.5% बढ़ा है, कितना? 3% एक्स्ट्रा, तो 8 का 3% कितना होता है? 24%। 24। करो। देखिए लाइट चली गई थी, फिर से एक बार कनेक्ट हो गए हम लोग। मैं ये कह रहा था कि किसी फैमिली का व्हीट, राइस और पल्स पे जो खर्च है उसका रेशियो है 5:7:8। अब व्हीट पे खर्च 9.5% बढ़ता है, राइस पे 17.5%, पल्स पे 12.5%, तो ओवरऑल खर्च कितने परसेंट बढ़ेगा ये बताइए। तो आप मुझे बताइए, 9.5%, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि 9.5% बढ़ जाता है, ठीक है जी, जो चाहे वो मान सकते हैं 9.5%। तो यहां तो 9.5% से कंपेयर करेंगे कुछ नहीं, यहां तो 8% एक्स्ट्रा बढ़ा है, 9.5 से 8 एक्स्ट्रा 17.5, तो 7 का 8% एक्स्ट्रा बढ़ा है, कितना होगा? 7 8 56। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। यहां 9.5% से कितना एक्स्ट्रा है? 3% एक्स्ट्रा है ना, तो यहां 8 का 3% एक्स्ट्रा बढ़ा है मेरे दोस्तों, 24% एक्स्ट्रा है। अब मेरे प्यारे भाई ये भी जो भी एक्स्ट्रा खर्च है इसको टोटल में बांट दीजिए मेरे दोस्तों। टोटल कितना? 5 7 12 8 20, तो बटे 20। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 56 प्लस 24 80, 80/20 4, और 9.5 + 4 यानी कि 13.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का नहीं, ओवरऑल खर्च आपका 13.5% बढ़ा। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? हाँ, आज 2 क्लास है आपकी, ठीक है भाई। 8 बजे से एडवांस मैथ भी शुरू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट लाइव क्लास है, ठीक है। तो ओवरऑल खर्च जो है मेरे दोस्तों, आपका कुल खर्च 13.5% बढ़ा है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। जबकि टोटल खर्च बढ़ा कितने हैं? 540 रुपए। तो मुझे परसेंटेज में खर्च बढ़ा 13.5%। परसेंटेज में खर्च कितना बढ़ा? 13.5%।
जबकि रुपए में कितना खर्च बढ़ा है, 540 रुपए। इसमें कोई बुराई है? तो खर्चे का इनिशियल जो भी खर्चा था, खर्चे का 13.5% 540 रुपए के बराबर है। खर्चे का 13.5% 540 रुपए के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो बढ़ाएंगे मेरे दोस्ती, इससे 4 बार चला जाएगा 40। 1% की वैल्यू 40, खर्चे का 1% 40 है, तो खर्चे का 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 रुपए। ये खर्चा आ गया आदमी का इनिशियल खर्चा 4,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। तो आदमी का जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो 4,000 रुपीज है। जब साल में कुछ ना बोला जाए तो आप हमेशा इनिशियल डाटा के बारे में जानकारी देते हो। तो इनिशियल खर्चा एक आदमी का 4,000 रुपए है, और फैमिली जो इस खर्चे के अलावा 500 रुपए की बचत भी कर रही है। 4,000 खर्चा, 500 रुपए की बचत, तो फैमिली की इनकम कितनी है, 4,500 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सभी को ये बात समझ में आ गई? चलिए दोस्त आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 42, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फिर जो हम इलेक्शन बेस्ड, ये बताइए। At IIM, 60% of students are boys and rest are girls. Further, 15% of boys and 7.5% of girls are getting a full fee waiver. क्या आप सवाल समझे? सवाल की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। आईआईएम में 60% स्टूडेंट बॉयज है, रेस्ट गर्ल्स है। मतलब क्या है इस बात का, बॉयज हो गए गर्ल्स हो गया। अगर 60% बॉयज हैं तो बाकी का 40% गर्ल्स हैं, तो 60-40% का रेशियो कितना है, 3:2। यानी कि आईआईएम में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:2 है। 15% बॉयज और 7.5% गर्ल्स गेटिंग ए फुल फी वेवर, उनकी पूरी फीस माफ हो गई। 15% बॉयज की, 7.5% गर्ल्स की। इफ नंबर ऑफ दोस्त गेटिंग फुल फीवर इज 90, भाई जिन स्टूडेंट की टोटल फीस माफ हुई है उनकी संख्या 90 है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 50% कंसेशन, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिनकी फीस में 50% की छूट मिली है। इफ इट इज गिवन दैट, यदि ये दिया गया है 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, यदि ये दिया गया है मेरे दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हुई है उसका 50% आप फी कंसेशन के लिए इलिजिबल हैं। क्या आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझ पाए हैं? लैंग्वेज समझना ही मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन भाषा समझ में आनी चाहिए। उसके लिए सवाल को 3-4 बार पढ़ो। पहली लाइन में दे रखा है कि आईआईएम में 60% बॉयज हैं। अगर आईआईएम में 60% बॉयज हैं, दैट मीन्स आईआईएम में 40% गर्ल्स हैं, और बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 3:2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, 15% लड़के, 15% बॉयज और 7.5%, 7.5% गर्ल्स की पूरी फीस माफ हो जाती है। तो कोई मुझे बताएगा कि ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट की फीस माफ हुई है? कोई बताने वाला है? अगर 15% बॉयज और 7.5% गर्ल्स की फीस माफ हुई है, तो टोटल कितने परसेंट स्टूडेंट की फीस माफ हुई है? आप यहां पे डेविएशन से भी निकाल सकते हो, डाटा बहुत आसान है, तो वेटेड एवरेज से भी निकल जाएगा। भाई 3 लड़कों का 15% यानी कि 45% की, 2 लड़कियों का 7.5% यानी कि 15, 45 + 15 60% की फीस माफ हुई बटे 5। कितने में? 3 और 3 + 2 5, यानी कि 12%। 12% टोटल स्टूडेंट की फीस माफ हुई है, 12%। अगर 100% स्टूडेंट टोटल हैं तो 100% में से 12% की पूरी फीस माफ। आहा, एक बालक तो कह रहा 22.5 सर, 15 और 7.5 को जोड़ दो, शर्म नाम की चीज भी नहीं है। 3 बॉयज का 15%, 45, 2 गर्ल्स का 7.5%, 15, 45 + 15 60% बाई 5। ओवरऑल 12% स्टूडेंट की फीस माफ हुई है,
जबकि फीस माफ होने वाले टोटल स्टूडेंट है 90। तो सवाल में 12% की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, 12% की वैल्यू 90। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जिनकी फीस में 50% की छूट मिली। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ जिनकी फीस में 50% की छूट मिली। यह दिया गया है, यदि यह दिया गया जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं मिलती है वह 50% फीस छूट के योग्य हैं। आप बताओ मेरे दोस्तों, टोटल तो 100% स्टूडेंट हैं, टोटल 100%, 100% में से 12% की पूरी फीस माफ, तो बचे कितने, 88%। 88% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी फीस माफ नहीं हुई है, और जितने स्टूडेंट की पूरी फीस माफ नहीं हुई है उसका 50%, 88% का भी 50% कितना, 44% स्टूडेंट हाफ फी कंसेशन के एलिजिबल हैं, यानी कि 44% स्टूडेंट की ही 50% फीस माफ हुई है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, कोई प्रॉब्लम? सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। ये दिया गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जिनको 50% कंसेशन मिला है। इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फीवर आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। 100% में से 12% की पूरी फीस माफ, तो बाकी के 88% की पूरी फीस माफ नहीं हुई। तो इन 88% का 50% आधा, 44% स्टूडेंट आधी फी कंसेशन 50% छूट के लिए एलिजिबल हैं। तो 44% की वैल्यू सवाल में आपको निकालनी है। ठीक है, 12% की वैल्यू 90 है, तो ये 3 से काटेंगे अभी। हालांकि 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन है ये 44 में 11 दिखाई दे रहा है, बच्चों ने पहले ही बता दिया। 12% की वैल्यू 90, 3 से काटोगे तो 4% की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 4 से 44 11 गुना हो रहा है, तो यहां भी 30 का 11 गुना आ जाएगा 330। तो 330 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आधी फीस, हाफ फी कंसेशन के योग्य हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है मुकेश। नहीं हिमांशु, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ठीक है। बेटा, हिंदी जो है इंग्लिश की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता है। हिंदी का पेपर अलग आदमी सेट करता है, इंग्लिश की लैंग्वेज अलग आदमी लिखता है, थोड़ी बहुत भाषा में इधर उधर हल्का चेंज रहता है, मीनिंग सेम होता है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ मेरे दोस्तों ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या इसमें कोई समस्या? बताओ। अच्छा प्रज्वल, ऐसा है क्या? अरे 3 क्लास नहीं हो रही है एक दिन में, 2 ही क्लास होंगी। चलिए मेरे दोस्त, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, इलेक्शन, इलेक्शन बेस्ड सवाल। ठीक है भाई, ध्यान सुनेगा। तो हालांकि इलेक्शन का मैं आपको बहुत डिटेल में कहानी भी सुनाऊंगा, वो कल। आज मैं आपको बेसिक बेसिक सी बातें बता देता हूं। इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, सब अपराधी होते हैं इलेक्शन में। ठीक है ना? हमको इलेक्शन में बुरे आदमी को, कम बुरे आदमी को चुनना होता है, अच्छा तो कोई है ही नहीं। चलिए मेरे दोस्त, नॉर्मली जो इलेक्शन होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन हमारे सवालों में 2 ही कैंडिडेट खड़े होंगे। तो इलेक्शन में होता है वोटिंग लिस्ट। जब भी चुनाव होता है तो हर पोल पे एक लिस्ट निकल के आती है, वोटिंग लिस्ट, जिसमें उन लोगों का नाम लिखा होता है मेरे दोस्तों जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और भारतीय नागरिक हैं। वोटिंग लिस्ट, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई टोटल वोटर्स।
टोटल वोटर्स, ये होते 100%। क्लियर है? वोटिंग लिस्ट टोटल वोटर 100%। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर। अब इसी 100% में से कोई हारेगा, कोई जीतेगा, कुछ वोट खराब हो जाएंगे, है ना? वही तो एक हारने वाला कैंडिडेट होगा, एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, और उनका डिफरेंस आपको चेक करना है। ठीक है ना? अभी बहुत साधारण सी बात बता दे रहा हूं मैं, जैसे एक सवाल से मैं क्लियर करूंगा, है ना? इसमें ना टाइम चाहिए थोड़ा, एक आधे घंटे का, अभी समय है नहीं इतना, पर कोई बात नहीं। ये बताइए जरा, सवाल नंबर है आपके सामने 43। एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, एक आदमी को कुल वोटों का 41% मिला और वह 5580 वोटों से हार गया। तो आप बताओ कुल वोट कितने थे? बड़ा सरल सवाल है भाई। एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे, टोटल वोट तो 100% है ना। अगर एक कैंडिडेट को 41% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा? 59% मिला होगा कि नहीं बाबूजी? टोटल तो 100% होना चाहिए। अगर एक को 41% मिला है तो दूसरे को 59% मिला है, तो आप बताओ ये कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से कितनी वोटों से हारा? भाई मुझे 41% मिला, आपको 59% मिला, तो मैं 18% वोटों से हार गया कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। और सवाल के अकॉर्डिंग हारा कितने वोटों से? 5580 वोटों से। तो 18% की वैल्यू 5580 वोट्स है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 18 तिया 54, एक चला जाएगा, और 18 एकम 18, 310। 1% की वैल्यू 310 वोट्स हैं। तो 100% कितना है मेरे दोस्तों? तो जो जीरो यहां पे लगा देंगे, 31,000, 31,000। 31,000 टोटल वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट है 31,000। कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फोर्टी फाइव, ये बताइएगा, और ये लास्ट सवाल है आज का। मेंटली आप ये सवाल कर सकते हैं। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह एक इलेक्शन में खड़े हुए। ऑल दी वोट्स फॉर वैलिड, सारे के सारे वोट वैलिड हैं। चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह, है ना, एक इलेक्शन में खड़े हुए, सारे के सारे वोट्स वैलिड है। अरशद गॉट 35% ऑफ टोटल वोट्स। अरशद को टोटल वोट्स का 35% मिला है। अरशद को टोटल वोट का 35% मिला है। आप बोलोगे जी सर। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स। अच्छा ध्यान सुनिएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी 35 वोट्स चमन लाल गॉट 14 वोट्स। क्या मतलब इस लाइन का? हर 35 वोट में से चमन लाल के हिस्से में 14 वोट आ रही है। हर 35 वोट में से चमन लाल के हिस्से में 14 वोट आ रही। इस लाइन का हिसाब तो एक अनपढ़ नेता भी बता देगा। हर 35 वोट में से चमन लाल के हिस्से में 14 वोट आ रहे हैं, तो चमन लाल के वोटों का शेयर कितना है? 14/35। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2/5। 1/5 20%, 2/5 40%। तो चमन लाल को 40% वोट मिल रही है मेरे दोस्तों, 40%। बात समझ में आ रही है? हर 35 वोट में से चमन लाल को 14 वोट मिली, तो चमन लाल के वोट का शेयर है 14/35, यानी कि 40% ले रहा है चमन लाल। तो फिर जगजीत सिंह कितना ले रहे हैं? टोटल तो 100% वोट होती है, 40 और 35 75% ये ले गया, तो जगजीत सिंह को वोट मिले 25%। 75 25 100 हो गया। विनर को 4950 वोट्स ज्यादा मिले, पर्सन हु रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। सवाल के अकॉर्डिंग जीतने वाले उम्मीदवार को जो हारने वाला उम्मीदवार जिसको सबसे कम वोट मिले, उनसे उससे 4950 वोट अधिक मिले।
तो चमन लाल को सबसे ज्यादा वोट मिले 40%, सबसे कम वोट मिले जगजीत सिंह को। तो चमन लाल को जगजीत सिंह से कितने वोट एक्स्ट्रा मिले? 15%। सवाल में इसी 15% की वैल्यू 4950 दे रखी है ना। सबसे ज्यादा वोट वाले बंदे को सबसे कम वोट वाले बंदे से 4950 एक्स्ट्रा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 तिया 45, 15 तिया 45, 330। पूछा टोटल वोटों की संख्या, तो टोटल वोट है 100%। 100% का मतलब मेरे दोस्तों 100% मतलब कितना? 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, 33,000। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सरल सवाल था, इसमें आपको कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं थी, और प्रॉपर कंसेप्ट क्या है वो मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और अभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास भी होगी। चलिए दोस्त, बाय।